ये हमने सिर्फ बेसिक सा HTML बनाया था। काफ़ी लोगों को तो इसका आइडिया भी होगा और वो सोच रहे होंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। असल में हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वेब की तरफ न्यू हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई की कि बिल्कुल इनिशियल पेज से हम लोग स्टार्ट करें और हमने HTML टैग से स्टार्ट किया और एक छोटा सा लेआउट बनाया। लेकिन अगर हम इस आउटपुट को देखें तो ये कोई एक वेब एप्लीकेशन हमें नज़र नहीं आती किसी साइड से भी। एक बिल्कुल सिंपल सा प्लेन है जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम वेब की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट लाइन ज़िपर। वेब तो एक इंटरेक्टिव सा इंटरफेस होता है जिसके अंदर लिंक्स होते हैं दूसरे पेजेस के साथ, उसके अंदर इमेजेस होते हैं, एनिमेशंस होती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमने इस पेज को दूसरे पेजेस के साथ लिंक कैसे करना है। तो मोस्टली जो हमारे पास वेब का लेआउट होता है उसके अंदर क्या होता है कि टॉप के ऊपर एक हेडर होता है जिसे हम नेविगेशन बार बोलते हैं। इससे हमने दूसरे पेजेस के साथ लिंक किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास होम पेज ओपन हुआ है और अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो हम अबाउट अस के पेज के ऊपर जाएंगे जो यहाँ ऊपर दिखाई भी दे रहा है, about.html। इसी तरह सर्विसेज पे जाएंगे तो सर्विसेज का पेज ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। जिस पेज पे जाएंगे वो पेज यहाँ हमें ऊपर नज़र आ जाएगा। बाकी सारा HTML का लेआउट है और इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ हुआ है, जो चीज़ें हम लोग आगे फ्यूचर में देखेंगे। अभी हम लोग ना स्टाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम लोग स्टिक रहेंगे बेसिक HTML के अंदर ही और माइनर सा हम स्टाइल देखेंगे, बिल्कुल माइनर सा। और नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ CSS को भी लेके चलेंगे। तो अभी हम एक और पेज छोटा सा बनाते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल lecture 2.html। तो इसके अंदर क्या है कि हम एक HTML क्रिएट करते हैं। जब आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि सबलाइम टेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होंगे या नोटपैड++ कर रहे होंगे, ब्रैकेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, तो उनके अपने कुछ फीचर हैं। जैसे अभी रिसेंट जो अपडेट आई है इसकी सबलाइम टेक्स्ट की, इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ HTML लिखते हैं और आपका इतना सारा खुद ही लिख देता है। इन दोनों चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाके बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे तो तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और जब हम दूसरी कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारे रेलेवेंट नहीं है। तो कल की तरह जैसे हमने कल हेडिंग लगाई थी, आज भी इसी तरह से के ऊपर हम हेडिंग लगा देंगे या जो टाइटल लगाएंगे लेक्चर 2। इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये लेक्चर 2 के टाइटल के साथ हमारे पास एक पेज बन गया। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, बल्कि इसको हम छोड़ देते हैं, इसके ऊपर सिंपल कुछ एक हेडिंग लगा देते हैं, लेक्चर 2। तो इसके ऊपर सिंपल मैंने एक हेडिंग लगाई जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब मैं वापस आता हूँ इस पेज के ऊपर और इस पेज को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। अब हम जब वेब पेज ओपन करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि हम पेज बाय पेज ओपन करते हैं। हम सिंपल हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमने वेबसाइट का URL लिखा था, बाकी पेजेस के ऊपर हम पहले पेज से लिंक करके आगे मूव करते गए थे। तो अब हम इसी पहले लेक्चर वाले पेज के अंदर दूसरे पेज को लिंक करेंगे तब के यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक करे और वो आगे मूव ऑन कर सके। तो लिंक लगाने के लिए जो हमारे पास टैग है, मैं ये लेक्चर 1 के ऊपर बिल्कुल टॉप पे इसके एंकर लगाने लगा हूँ। उसके लिए हम ए का टैग यूज़ करते हैं। ए का टैग क्या है, ये इसको हम लोग एंकर टैग भी बोलते हैं। यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर 2 लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है, इसके ऊपर माउस भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर href हाइपर रेफरेंस लगाता हूँ, और हाइपर रेफरेंस लगाऊंगा तो ये क्लिकेबल तो हो जाएगा, लेकिन ये अभी किसी पेज को पॉइंट नहीं कर रहा, ये इसी पेज के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो अब जिस पेज के साथ इसको लिंक करना है उस पेज का एक तो ज़रूरी है वो इसी फोल्डर में हो। अगर किसी और फोल्डर में या कहीं और पड़ा है
तो उसके लिए उसका पूरा लिंक रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक करना चाह रहा हूँ इस वेबसाइट के साथ, तो मैं इस वेबसाइट का पूरा यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो जब मैं यहाँ पे अब लेक्चर 2 पे क्लिक करूँगा तो ये पेशेंट लाइन्स रिपेयर वाली वेबसाइट पे चला जाएगा। लेकिन जब हमने अपने पेज को लिंक करना है तो हमें पूरा यूआरएल नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेम फोल्डर के अंदर पड़ा है, इसी फोल्डर के अंदर है। बाकी हम लोग इसका डायरेक्टरी पाथ बाद में देखेंगे कि कैसे दूसरे फोल्डर में से एक्सेस करते हैं। तो उसका हमने नाम क्या रखा है, lecture 2.html। अब ये उसके साथ लिंक हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो लेक्चर 2 पे आ गया। अब सेम इसी तरह का लिंक हम दूसरे पेज पे भी लगाएंगे जो हमें वापस लेक्चर 1 पे लाएगा। तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया लेक्चर 1 और पेज का नाम हमारा क्या था, index.html। तो मैं अब लेक्चर 2 पे जाऊँगा तो दोबारा वापस मैं इन दोनों के दरमियान शिफ्ट कर सकता हूँ। अब अगली चीज़ है, हमने लास्ट टाइम देखा था टेबल तक हमने देख लिया था, अब हमने आज देखना है कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा साथ साथ ऐसी चीज़ें भी दिखाता जाऊँगा ताकि आप लोग खुद भी चीज़ें सर्च कर लें। तो अगर आपने इमेज लगाना है तो उसके लिए img का टैग यूज़ होता है, उसके अंदर इमेज का पाथ लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। लाइक सिंपल लगाना है HTML इमेज W3 Schools। W3 Schools एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी बना दी गई है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट आपको हर लैंग्वेज के जो कह लें डॉक्यूमेंटेशन हम इसको बोलते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है और आपको वहाँ पे सैम्पल कोड वगैरह और सैम्पल चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैं इसको सर्च करता हूँ तो HTML इमेज, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइंड बनता है कि मैं इमेज नहीं, मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, आप सर्च कर लेंगे HTML वीडियो, तो वो यहाँ पे आपको उसका भी दिखा देगा। तो अभी हम सिंपल एक इमेज को देखते हैं। इमेज के लिए क्या है, हमारा इमेज का टैग है और उसके बाद हम उसके अंदर सोर्स लगाते हैं और एक अल्टरनेट टेक्स्ट लगाते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टिक करेंगे सोर्स तक। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने कल एक और टैग देखा था HR हॉरिजॉन्टल रो लगाने के लिए। मैं इस लेक्चर 2 के नीचे एक लाइन लगाता हूँ, उसके बाद इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड किया, मैंने सोर्स मेंशन नहीं किया तो हमें स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो सोर्स फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ XYZ। तो ये हमें यहाँ पे एक ब्रोकन इमेज शो कर रहा है कि जो इमेज आपने मेंशन की है लिंक के अंदर वो इसे मिली नहीं है। तो अब पहले इमेज हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ से इसी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ नहीं, ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इमेजेस पे चले जाते हैं। कोई भी हम इमेज कहेंगे HTML वेब। तो हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। जितना भी आपका एसेट हम इसको बोलेंगे, आपका इमेज हो गए, आपके वीडियोस हो गए, आपका स्टाइलिंग हो गई, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे आप अपना कोड रख रहे हैं। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। मैं D पे लाता हूँ इसको और D में मेरे पास यहाँ स्लाइड के नाम से फोल्डर होगा, स्लाइड लेक्चर। अभी मैं इसको मेन डायरेक्टरी पे ही रख रहा हूँ। मैंने उसका नाम कॉपी कर लिया था ताकि मुझे दोबारा यहाँ टाइप ना करना पड़े, तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमने इमेज तो ऐड कर दी, तो इसके साथ हमने इसको अगर रीसाइज़ करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो अभी हम चूँकि CSS की तरफ नहीं गए, नॉर्मली हम लोग ये काम CSS से करते हैं। अभी हम लोग चूँकि बेसिक HTML को देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग बेसिक CSS भी देखेंगे।
तो सिर्फ HTML से भी हम साइज़ सेट कर सकते हैं। तो हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विड्थ 300, तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसी तरह हम लोग इसकी हाइट सेट कर सकते हैं 400, ये पिक्सेल्स में होगी। तो जिस तरह आप चाहेंगे आप इसको चेंज कर पाएंगे। रिकमेंडेड ये होता है कि या आप हाइट सेट करें या आप विड्थ सेट करें, तो आपकी इमेज स्ट्रेच नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रहेगी। उसके बाद हमने पहले देखा एंकर टैग को। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम एंकर टैग में देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आप उसका कोई लिंक क्लिक करते हैं, वो नए पेज पे जाके ओपन होता है, बजाय यहाँ पे ओपन होने के वो नए पे ओपन। अभी भी मैंने मैनुअली इसको किया है कंट्रोल प्रेस करके। तो कभी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जब आप क्लिक करते हैं तो वो नए पेज पे जाके ओपन होता है। तो उसके लिए इस एंकर टैग के अंदर टारगेट का एक एट्रीब्यूट लगाया जाता है, उसको आप ब्लैंक सेट करेंगे तो वो नए पेज पे जाएगा। अब लेक्चर 2 से यूज़र लेक्चर 1 क्लिक करेगा तो वो नए टैब में ओपन होगा, या आपके पास नए टैब में ओपन हो गया। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कब आप उसको अलग पेज पे ओपन करना चाह रहे हैं, कब आप उसको सेम पे ओपन करना चाह रहे हैं। मोस्टली सेम पे ही ओपन किया जाता है, लेकिन कभी आपकी ज़रूरत बने तो आप उसको अलग पे ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट, मैं इस इमेज का लिंक ब्रेक करता हूँ यहाँ से, मैं इसका नेम ख़राब कर देता हूँ ताकि ये इसको मिले ना। अब इसने कहा यहाँ पे मुझे इमेज मिला नहीं। अगर हम इंस्पेक्ट में जाएं, जो चीज़ें हमने कल देखी थी कि कैसे हम लोग इसको डिबग कर सकते हैं अपने जो प्रोजेक्ट है उसको, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। यहाँ पे हमें एक एरर नज़र आ रहा है जो कंसोल पे नज़र आएगा। क्या कह रहा है? फेल टू लोड दिस सोर्स, एरर फाइल नॉट फाउंड। क्या कह रहा है कि आपको ये जो आपने इमेज दी है वो मुझे नहीं मिली। तो मैं एलिमेंट में आता हूँ और बॉडी में आप सिंपली यहाँ से इस टूल को यूज़ करके डायरेक्ट उस एलिमेंट पे भी जा सकते हैं। जैसे ये हेडिंग पे आप जा सकते हैं, और इसी तरह वो छोटा है बहुत तो उस पर क्लिक करना थोड़ा सा टारगेट है। तो यहाँ से हम रियल टाइम में लिंक चेंज कर सकते हैं और इमेज शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो जस्ट इसलिए है कि हम यहाँ पे अपना कोड टेस्ट कर सकें। जो चेंजेस हम यहाँ पे करें वो हम वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मुझे विड्थ कुछ और रखनी है। क्या चीज़ चल रहा है सही? फॉर एग्जांपल मुझे जो विड्थ है वो चेंज करनी है। सबको स्क्रीन वही नज़र आ रही है? अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो मैसेज कीजिएगा प्लीज़। अब मैं इसकी विड्थ यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 800 रखी तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा, सॉरी अभी मैंने इसका लिंक नहीं ठीक किया, तो शायद कुछ को इशू आ रहा है वीडियो का। डिस्कनेक्ट हुई थी। अभी अगर सबको स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। मैं इंस्पेक्ट करके जो एरर है वो रिपीट कर देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। पहले मैं इसकी विड्थ के बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ का साइज़ सेट कर रहा था। जैसे अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इसकी विड्थ को चाहता हूँ 600 करनी है। मुझे यहाँ पे लगा है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है, तो मैं इस विड्थ को यूज़ करने के लिए थोड़ी सी नेटवर्क फ्लक्चुएशन या शायद गूगल मीट के एंड से कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग यहाँ पे थे कि
यहाँ पे हम रियल टाइम में साइज़ चेंज करते हैं, हमें जो एक्सेप्टेबल लगता है वो हम वापस आके अपने कोड के अंदर चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग उसको फिक्स कर पाएँ, बजाय यहाँ पे कोड करने के फिर रिफ़्रेश करने के हम यहाँ पे रियल टाइम में फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरा एरर जो मैंने पहले शो किया था इमेज के लिंक को ब्रेक करने का, अब इसको इमेज शो नहीं हो, ये कंसोल में आपको आपके एरर्स नज़र आएंगे, जितने भी एरर्स होंगे। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है कि गेट एरर फाइल नॉट फाउंड। इसी तरह आपको यहाँ रिसोर्सेज में तो आपको अपने रिसोर्सेज नज़र आते हैं, यहाँ आपको नेटवर्क पे प्रोग्रेस नज़र आती है कि कहाँ पे कोई इशू आया, तो आपकी ये इमेज जो है इसको नहीं मिली। ज़्यादातर हमें यहाँ बेसिक इस डिज़ाइन इस एलिमेंट्स में आना पड़ता है या इसके अंदर हमें CSS में आना पड़ता है, और हमें ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना पड़ता। अब जो दूसरा एलिमेंट था इमेज के साथ वो था ऑल्ट टेक्स्ट का। ऑल्ट का क्या काम है, जिसे हम लोग अल्टरनेट एक्चुअल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज किसी वजह से लोड नहीं होता, जैसे अभी इसका इमेज लोड नहीं हो रहा, तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट शो करना ताकि यूज़र को पता चले कि इस जगह पे क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जगह पे ये टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। जब मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो जब इमेज लोड नहीं होगा तो ये अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो शो होगा, और अगर मैं इमेज का लिंक ठीक कर देता हूँ तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट शो नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे आपको आपका इमेज नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ तक जो हमने इमेज लगाया और एक एंकर टैग लगाया, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और HR लगाते हैं इसके अंदर, और एक नई हॉरिजॉन्टल रो आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाते हैं। अगर हम देखें, अगर सारा डाटा यहीं पे रखते जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो आपका वेब होती है उसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस होती हैं, तो वो सारी यहाँ पे आप रखेंगे तो आप अपना कोड कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाता है। इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस का IMG लिख देता हूँ, इमेजेस लिखता हूँ, वो मेरी चॉइस है, और इस इमेज को मैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ। अब मैं एक दफ़ा पेज अगर रिफ़्रेश करूँगा तो इमेज वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसका लिंक जो है वो चेंज हो चुका है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा, जो है image/ एंड देन यहाँ आ गया। जो आपका पाथ है वो हमेशा वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आप खड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस फोल्डर में हैं तो उससे आगे आपने जाना है, तो आपने उस फोल्डर का नाम / देन आपकी फ़ाइल का नेम। अगर इसके अंदर कोई और फोल्डर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन इमेजेस का, तो हम उसको इस तरह फोल्डर का नाम लिखते और उसमें जाके एक्सेस करते। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा CSS को देखेंगे कि CSS क्या है। वो भी मैं W3 स्कूल से आपको उसकी सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या है, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इतनी डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ उसका एक ओवरव्यू करना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक मुकम्मल हेडिंग बनाएंगे। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ओपन की थी मैंने, जैसे ये है, इसका पहले मैंने सिंपल सा बनाया, ऊपर नेविगेशन बार। अभी ये ऊपर जो अब बना रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव होगा, ये मोबाइल वगैरह के स्क्रीन के साथ एडजस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे लगाएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। CSS क्या है? CSS HTML के साथ यूज़ होता है, और ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। स्टाइलिंग कैसे कि आपका जो बॉडी एलिमेंट है उसको आपने कोई कलर देना है बैकग्राउंड में, हेडिंग का कलर चेंज करना है, उसको अलाइन करना है, उसके आप फॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। तब CSS की कुछ प्रैक्टिसेस के लिए मैं वापस लेक्चर 1 वाले HTML में आया हूँ। यहाँ पे जो टॉप वाली हेडिंग है हमारी, लेक्चर 1,
तो इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए स्टाइल लगाऊंगा। हम इनिशियली इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे, बाद में हम बाकी स्टाइल के तरीक़ाकार को भी देखेंगे कि कैसे उसको बाहर ले जाते हैं या अलग फाइल में कैसे रखते हैं। अभी हम लोग हर एलिमेंट को उसके ऊपर जाके उसको स्टाइल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग कलर करना चाह रहे हैं रेड, तो स्टाइल लगाएंगे और उसके अंदर कलर लिखेंगे, कलर एंड रेड। तो जब कलर रेड करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब अगर चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन लगती है, टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसको हम लोग बोल देंगे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन आ जाएगी। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे डबल लाइन आती है, लेकिन अभी मुझे इसका कंफर्म याद नहीं। अंडरलाइन, और उसके बाद इसकी जो अंडरलाइन हमने लगाई है उसको हम अलग से कलर लगा सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, उसको हम अगर चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं। अब इसको हमने सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट का टैग यूज़ होगा, टेक्स्ट अलाइन एंड देन सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद कोई और चीज़ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कहते हैं कि इसमें से किसी खास एरिया का भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको सारे को अपर केस में लिखना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये सारा अपर केस में चला जाएगा। इसके अलावा आप कई किस्म के जो स्टाइलिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। अगर बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बैकग्राउंड में कलर लग सकता है, बैकग्राउंड में इमेज लग सकता है, उसके अलावा और भी उसके ऑप्शंस काफ़ी हैं, लेकिन मोस्टली यूज वन जो है कलर और इमेज है। अभी इसका कलर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अगर इसका हाफ का साइज़ आए, मीन के बजाय पूरी स्क्रीन के ऊपर ये येलो जाने के, ये हाफ तक आए और ये सेंटर इधर हो जाए, तो इसकी हम विड्थ भी सेट कर सकते हैं, विड्थ 50%, तो ये हाफ पे चला जाएगा, हाफ स्क्रीन पे। और अगर रिमूव कर दें तो विड्थ वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं इनको डिफरेंट छोटी मोटी स्टाइलिंग लगाते हैं। फिर हम लोग आएंगे इसकी तरफ, टेबल की तरफ। हर एक एलिमेंट के अंदर जाके आप स्टाइल लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स, 22 पिक्सल हो गया। उसके अलावा अगर इसका कलर चेंज करके ऑरेंज करना है तो कलर लगाएंगे, कलर ऑरेंज, सारा ऑरेंज हो जाएगा। कोई भी कलर आपने लगाना है तो वो आप कलर लगा लेंगे। उसके अलावा कलर लगाने का एक और तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब ये जो मेरी स्क्रीन का कलर है, तो ये एक डिफरेंट कलर है, हमें इसका नाम नहीं पता, या किसी भी कलर का आपको नाम नहीं पता, या कोई एक इंटरमीडिएटरी कलर है जिसका हमें नाम नहीं पता या जिसका नाम होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कलर को लेना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये टूल है जिसको हम लोग जस्ट कलर पिकर बोलते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट से भी कलर्स उठा सकते हैं, जैसे CSS कलर्स, तो आपको बैंड्स मिल जाएंगे कलर्स के। ये RGBA है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी तरफ देखते हैं, हेक्सा वैल्यू की तरफ। हेक्स, तो जो कलर आपने बनाना हो आप यहाँ से सिंपली थोड़ा बहुत रेड, ग्रीन और ब्लू को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कलर बनता जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है, जस्ट कलर पिकर की ऐप लें, जो कलर आप उठाना चाह रहे हैं उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएं, ऑल्ट टेक्स्ट की प्रेस करें, आपको वो कलर मिल जाएगा। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें सिंपल, तो वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। सेम जो सारे स्टाइल्स हमने इसको लगाए हैं ये इसको लग सकते हैं। आप इसका कलर
बैकग्राउंड, इसको केस, इसको जो भी आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बोल्ड सेक्टर हमने पहले कर लिया था। अब थोड़ा सा हम देखते हैं टेबल की तरफ, क्योंकि टेबल इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल छोटा सा लग रहा है और एक साइड पे है। तो जी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो अभी आपने कलर चेंज किया है, वो जो आप अभी कह रहे थे जिस कलर पिकर से, वो अगेन आप बता देंगे? सबलाइन हम ऑन करेंगे और फिर हमें इसको ऑन करना हाँ, पड़ेगा? मैं बता देता हूँ। जस्ट कलर पिकर जो है वो एक अलग एप्लीकेशन है, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। जस्ट कलर पिकर, तो वो ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे। आप जहाँ से भी कलर उठाना चाहें, ये आपके पूरे कंप्यूटर में कहीं से भी आपको कलर उठा के देगा। चाहे आप किसी वेबसाइट को ओपन करके बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बैकग्राउंड को लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। इस बैकग्राउंड में से कोई कलर उठाना है, कोई भी कलर, तो वो जस्ट कलर पिकर आपको उठा के दे देगा। और यहाँ आपने जस्ट उसकी जो वैल्यू हैग्स आएगी उसको हैश के साथ आपने लिख देना है। अब हम देखते हैं टेबल को। टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता था जब हमारा सर आप की प्रेस करने का कह रहे थे? ऑल्ट एक्स, कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ भी आ जाता है जब आप इसको ओपन करते हैं। मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। आपने क्या करना है, ऑल्ट और एक्स प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा पॉइंटर है, मैं इस कलर को उठाना चाहूँ तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट और एक्स एक साथ प्रेस करेंगे। मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। उसके अलावा जो टेबल है, थोड़ी सी स्टाइलिंग टेबल को देते हैं, या उससे भी पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे एक ये हेडिंग थी, यहाँ एक और हेडिंग मैं लगाता हूँ H1 ही, और मैं इसको कहता हूँ वेब टूल्स। एक ये हेडिंग है और एक ये हेडिंग है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का स्टाइल बिल्कुल सेम हो, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से सारा स्टाइल कॉपी करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ और इसको रिफ्रेश कर दूँ। सॉरी, मैंने इसको HR में पेस्ट किया है, वो हेडर रो थी, हॉरिजॉन्टल रो थी, सॉरी। तो ये स्टाइल आ गया। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर मेरे पास 10 हेडिंग्स हैं तो मुझे 10 दफ़ा ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो एक अलग चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो हम यहाँ पे एक स्टाइल का टैग स्टार्ट कर लेते हैं। हेडर के अंदर भी आप लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप हेडर के अंदर लगाएं। एक अलग फाइल में भी नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अलग फाइल में लगाएंगे। तो हम जो स्टाइल H1 पे लगाना चाह रहे हैं, हम यहाँ H1 लिखेंगे और उसके अंदर जो भी स्टाइल है वो सारा कट करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसको भी स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये खुद ब खुद इस H1 के साथ स्टाइल हो जाएंगी ना। इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड वे ये है लिखने का कि यहाँ पे आपका एक्सेस मॉडिफायर इसको बोलते हैं, या आपको इसको एक्सेस कैसे कहना है, आप उसको हेडिंग के नेम से एक्सेस कर दें। बाद में हम क्लासेस और आईडीज़ को भी देखेंगे। और फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी एक लाइन पे अलग अलग हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखें पेज के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, दोनों हेडिंग्स के ऊपर सेम स्टाइल लग गया। अब मेरे पास कोई और हेडिंग आती है, जितनी हेडिंग्स होंगी उन सब के ऊपर ये सेम स्टाइल अप्लाई होता जाएगा, लेकिन H1 के ऊपर। और उसके बाद हम थोड़ा सा स्टाइल देखते हैं टेबल का, और उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। टेबल को हम लोग थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए करेंगे स्टाइल विड्थ 50%। आप परसेंट में भी विड्थ सेट कर सकते हैं, आप पिक्सल्स में भी कर सकते हैं। आप परसेंट में रखेंगे तो स्क्रीन साइज़ के साथ विड्थ चेंज होगी, और अगर आप पिक्सल में रखेंगे तो वो स्क्रीन साइज़ के साथ चेंज नहीं होगी। मैं दिखा देता हूँ कैसे स्क्रीन के साइज़ के साथ चेंज होगी। अब ये अभी स्क्रीन मेरी इतनी है तो ये 50% उसके हाफ पे है। जब मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो वो टेबल भी छोटा होता जाएगा। और अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ
500 पिक्सल्स, तो अब ये 500 पिक्सल्स ही रहेगा, चाहे मेरी स्क्रीन छोटी होती है चाहे बड़ी होती है, इसको कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। मैं चेक कर देता हूँ। मैं इसको अब छोटा भी करता हूँ तो वो अपने साइज़ को मेंटेन करेगा, लेकिन अभी चूँकि मैंने रिस्पॉन्सिवनेस ऑन की है तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब मैं छोटा करता जाऊँगा तो नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगी बजाय उसके साइज़ के छोटे होने के। ऑलमोस्ट आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने बेसिक आज क्या कुछ चीज़ें देखी। एक हमने एंकर टैग देखा जिससे हम दूसरे पेजेस को लिंक कर सकते हैं, बेसिक सी स्टाइलिंग देखी और इमेजेस को लगाना देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा स्टाइल को इन डिटेल देखेंगे और थोड़ा सा नेविगेशन बार बनाना देखेंगे, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। हम कल इस तरह का नेविगेशन बार और थोड़ा सा इस तरह का होम पेज बनाएंगे। हम इसी तरह की एक वेबसाइट को माइंड में रख के चलेंगे। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। तो जिस इसके क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिए, आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। जिसको किसी को आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से बाकी सबको आ रही है। किसी को इशू है तो वो बता दें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, इंशाल्लाह कल अगेन मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।